बिहार झारखंड में हूं आपके साथ रुचिका राज। हमारे खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, सरहद के हम सिकंदर। और आज हम बात करेंगे उन वीर जवानों की जो हर हालात में हमारी सुरक्षा की गारंटी लेते हैं, हर परिस्थिति में पहाड़ों के बीच चट्टान बनकर खड़े रहते हैं, रात के अंधेरे में और दिन के उजाले में सरहद की वजाहत करते, दुश्मन की हर चाल को नेस्तनाबूद कर अपने पराक्रम का परचम लहराते हैं और घने जंगल में अपने शौर्य का परिचय देते हैं। भारत नेपाल की सीमा पर हर वक्त ढाल बनकर के डटे रहते हैं ताकि हम और आप चैन की नींद सो सके, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगा सकें। और इस बेहद खास शो में हम उन बहादुर जवानों की शौर्य गाथा को दिखाने जा रहे हैं जिन्हें हम और आप या एसएसबी यानी कि सशस्त्र सीमा बल के नाम से जानते हैं, जो 1791 वर्ग किलोमीटर में फैली भारत नेपाल की बॉर्डर पर तैनाती है और जिनकी मौजूदगी भर से ही दुश्मन का दिल कांप जाता है, कदम लड़खड़ा जाते हैं, हिम्मत जवाब दे देती है, क्योंकि वो हमारी सुरक्षा में प्रहरी बनकर के जांबाजी से खड़े रहते हैं, जिनके हौसले बुलंद और इरादे फौलादी होते हैं, जिनकी गिद्ध नजर सीमा पार से आने वाली हर हरकत पर उसको पार होती है, जिसे पहले ही वो भांप लेते हैं और वहीं से दफन कर देते हैं। इसलिए तो वो सरहद के सिकंदर कहलाते हैं। देखिए हमारी ये खास पेशकश। साल 1962। इतिहास के पन्नों पर दर्ज यही वो तारीख है जब चीन ने भारत के दो तरफी सीमाओं पर एक साथ हमला कर दिया। लद्दाख में और उत्तर पूर्वी सीमा पर युद्ध लड़ा गया। युद्ध के बाद जो स्थिति सामने आई वो भयावह थी। उस वक्त महसूस हुआ कि हम कहीं कमजोर थे। सारी बातों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने आईबी के डायरेक्टर बीएन मलिक से गहन राय मशविरा किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि बिना किसी देरी के हमें अपनी सरहदों की हिफाजत के लिए एक ऐसी फौज को तैयार करना चाहिए जो बॉर्डर की हिफाजत के साथ ही उन इलाकों में रह रहे लोगों के साथ मिलकर उनका ही एक हिस्सा बनकर सुरक्षा कार्यों को अंजाम दे। इसी मकसद के साथ 15 मई 1963 को असम के तेजपुर में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के नियंत्रण में जन्म हुआ स्पेशल सर्विस ब्यूरो यानी एसएसबी का। सीमाओं की चौकसी के साथ ही जिम्मेदारी मिली सरहद पर रह रहे लोगों में सुरक्षा, अपने देश के प्रति वफादारी और दायित्व की अलख जगाने की। जिम्मेदारी मिलने के बाद इस काम को बखूबी निभाते हुए एसएसबी का सफर शुरू हुआ और गारंटी मिली सरहद पर पुख्ता सुरक्षा की, गारंटी मिली दुश्मनों को नेस्तनाबूद करने की, गारंटी मिली सरहदी इलाकों में रह रहे नागरिकों में भाईचारा बढ़ाने की। इसी इरादे और बुलंद हौसलों के साथ जवानों ने कमान संभाल लिया, लेकिन जो जिम्मेदारी जवानों को दी गई वो काम आसान नहीं था। अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में दुर्गम और बेहद जटिल रास्तों पर सफर को जारी रखना। देश की सरहद पर जब जवान ड्यूटी बजा रहे होते हो तो हम अपने घरों में सुकून से सो पाते हैं। तो भारत नेपाल सीमा की बात करें तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व से जुड़े हुए तमाम जो नेपाल के इलाके हैं उनकी क्या भौगोलिक स्थिति है, आप तस्वीरों के माध्यम से सीधे तौर पर देख पा रहे होंगे किस तरह दुर्गम पहाड़ों के बीच रास्ते हैं और उन रास्तों के सहारे नेपाल सीमा तक पहुंचकर एसएसबी के जवान अपनी ड्यूटी करते हैं। तो हम आपको पश्चिम चंपारण के उस दुर्गम इलाके की तस्वीर दिखा रहे हैं जहां तमाम भौगोलिक बनावटों के बीच लोग रास्ता बनाते हैं एसएसबी के जवान और उन पहाड़ी दुर्गम रास्तों से देश की सरहद तक पहुंचकर सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालते हैं। विपरीत परिस्थितियों में दुर्गम और जटिल रास्तों पर सफर जारी रखते हुए
एसएसबी के हर अधिकारी और जवान ने सीमा की सुरक्षा के साथ साथ गांव के लोगों को अपनी और सीमांत क्षेत्र की निगरानी और चौकसी के साथ हथियार चलाने की ट्रेनिंग देनी भी शुरू कर दी। साथ ही सरहद पर रह रहे लोगों के सुख और दुख में भागीदार बनकर उनमें भाईचारे और देश प्रेम का संदेश भी देना शुरू कर दिया। अथक मेहनत, सूझबूझ और दूरदर्शिता से किए गए काम के नतीजे अच्छे दिखने लगे। धीरे धीरे लोगों में विश्वास पैदा हो रहा था कि एसएसबी सिर्फ सीमा सुरक्षा ही नहीं बल्कि हर परिस्थिति में उनके साथ है। यही हमारा मकसद भी था। शुरुआती दौर में एसएसबी उत्तरी असम, उत्तरी बंगाल, उत्तर प्रदेश और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों के साथ साथ पंजाब के कुछ इलाकों में अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही थी। उम्दा कामों से एसएसबी की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती गई और इसने 1965 से लेकर 1971 के बीच कई बटालियन की स्थापना कई प्रदेशों में की। एसएसबी का लहराता परचम दिन प्रतिदिन और भी ऊंचा होता जा रहा था और हमें गर्व था हर उस जवान और ऑफिसर पर जिसने अपने काम और काम करने की क्षमता से कई गुना ज्यादा कर हर कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी बहादुरी का परिचय दिया, देश के मान को सदैव बढ़ाए रखा। जवानों की बहादुरी को देखते हुए जनवरी 2001 में एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल गृह मंत्रालय के अधीन आ गया। महज 5 महीने बाद ही जून 2001 में एसएसबी को भारत नेपाल के लिए एक प्रमुख खुफिया एजेंसी घोषित किया गया और भारत नेपाल सीमा की जिम्मेदारी इन्हीं जांबाज जवानों के कंधों पर सौंप दी गई। बाद में मार्च 2004 में एसएसबी को भारत भूटान सीमा की भी जिम्मेदारी दे दी गई। मार्च 2004 में एसएसबी को अपनी स्थापना के बाद से राष्ट्रीय सुरक्षा में अहम भूमिका के लिए राष्ट्रपति ध्वज भी प्राप्त हुआ। बल का दायित्व सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना, सीमा पार अपराधों और भारतीय क्षेत्र में गैर कानूनी रूप से घुसपैठ और आवाजाही के साथ ही सीमाओं पर तस्करी और अवैध गतिविधियों को रोकने की जिम्मेदारी मिली थी। सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा कर्तव्यों को सुविधाजनक बनाने के लिए जवानों को दंड प्रक्रिया संहिता के तहत कई शक्तियां भी प्रदान की गई, जिसके बाद एसएसबी मजबूती से बुलंद हौसले के साथ अपने काम को बखूबी निभाने में जुट गई। सेवा, सुरक्षा और बंधुत्व के सहारे एसएसबी न सिर्फ सीमा सुरक्षा कर रही है बल्कि स्थानीय लोगों के साथ एसएसबी कोऑर्डिनेशन बनाकर उनकी समस्याओं को भी जानने की कोशिश करती है और निश्चित तौर पर एसएसबी की इस पहल के बाद कई इलाके नक्सल मुक्त जरूर हुए हैं और भारत नेपाल सीमा से जुड़े हुए तमाम ऐसे इलाके हैं जो नक्सल मुक्त हो गए हैं और नक्सलियों के खिलाफ जो एसएसबी ने लड़ाई लड़ी थी उसके लिए निश्चित तौर पर स्थानीय लोगों ने भी सहयोग किया था और एसएसबी लगातार उन लोगों से कोऑर्डिनेशन बनाई और इसी की बदौलत अमन चैन बहाली की दिशा में एसएसबी का यह प्रयास काफी सार्थक साबित हुआ। और स्थानीय स्तर पर एसएसबी की बात करें तो तमाम सीमा मित्र बनाए गए हैं जिनके जरिए एसएसबी तमाम इनपुट लेती है और सीमाई इलाकों में जो स्थानीय स्तर पर जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को भी जानने की कोशिश करते हैं। कभी अपराध के लिए चर्चित चंपारण के इलाके में एसएसबी की तैनाती के साथ ही तस्वीर बदल चुकी है। लाल माटी पर आज अमन चैन बहाल है। स्थानीय लोग एसएसबी के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, जिसकी हकीकत को टटोलने के लिए जब हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की तो लोग जवानों की बहादुरी और हौसले की गाथा सुनाने लगे। गोवर्धना में जो एसएसबी का जो भी कार्य है वो बहुत ही सराहनीय है। लोगों में एक अलग तरह का उत्साह, अलग तरह का उमंग और सामाजिक कार्य जो इनका पहल है एसएसबी के द्वारा, मैं इनको लाख लाख धन्यवाद देता हूं कि इस तरह का भी बटालियन होना चाहिए जो स्थानीय लोगों से कदम मिला करके उनके सुख दुख में भागीदारी अगर कोई बनता है तो सीमा सुरक्षा बल एसएसबी के द्वारा से हमारे कंपनी एसएसबी की आई है यहाँ से लेकर और सुनेश्वर तक। अब बीच में त्रिवेणी बोलता है, दो कैंप ऊपर है, एक कैंप है इधर
तो हम लोग तो हर बात से निश्चिंत रहते हैं। जो कुछ होता है पब्लिक के लिए दवा दारू का भी सुविधा कंपनी के तरफ से, एसएसबी की तरफ से मिलती है। साथ ही तमाम स्थानीय मुद्दों को भी देखा है और नज़दीक से जानने की कोशिश की है कि आखिर में जो सीमा सुरक्षा है और तमाम जो आपराधिक गतिविधियां है उनके लिए जिम्मेवार कौन है। सशस्त्र सीमा बल सीमाई इलाकों में बेरोजगार लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए लगातार अभियान चला रही है। विशेष तौर पर ग्रामीण महिलाओं को सिलाई बुनाई से लेकर ब्यूटिशियन जैसे व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर भी बना रही है। एसएसबी की सराहनीय पहल की वजह से आज सुदूर इलाकों में रहने वाली महिलाएं न सिर्फ उड़ान भर रही हैं, बल्कि गांव की बेरोजगार महिलाओं को भी आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित कर रही है। मैं सिलाई सीखे हैं एसएसबी कैंप में, बहुत अच्छा सीखे हैं। महीना दिन के कोर्स था और उस सिलाई से हम अपना घर भी चलाते हैं, सीखकर लड़कियों को भी सिखलाते हैं। जी हम लोग ब्यूटी पार्लर का कोर्स पूरा किए हैं, 15 दिन का कोर्स था। हम लोग कर लिए हैं कोर्स पूरा। हम अपने भी काम कर लेते हैं। जो टोला पड़ोसा के हैं लोग, उन सब लोग का सक्षम है हम लोग उस लोग का श्रृंगार पटार करने में। एसएसबी हटाने की तरफ से हम लोग 30 दिन का ट्रेनिंग किए थे, जिसमें कि हम लोग को बहुत लाभदायक मिला। इसमें हम लोग पहले सीखे नहीं थे, अब सीखे हैं, तो हम अपने भी सीखते हैं, किसी और को भी सिखाते हैं। इस तरह सेवा, सुरक्षा और भाईचारे के आदर्श से प्रेरित एसएसबी जवानों ने सीमावर्ती राज्यों के गांवों में अलग अलग समुदायों और धर्मों के लाखों लोगों को शामिल कर अपने मिशन में कामयाब होते हुए राष्ट्र निर्माण से जुड़े कार्यों को अंजाम दिया है। धीरे धीरे धरातल पर अच्छे परिणाम भी दिखने लगे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ है कि एसएसबी जल्द ही पीपल्स फोर्स के रूप में लोकप्रिय हो चुकी है। एक समय था जब बिहार पुलिस में महिलाएं ना के बराबर थी और आज का वो वक्त है जब बिहार पुलिस में बेटियों की भरमार इतनी है कि देश भर में उनके बराबर कोई नहीं है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने से पहले 2005 में मात्र 893 महिला पुलिसकर्मी थी और आज हर चौथी वर्दी में बिहार की बेटी नजर आती है। बिहार पुलिस में बेटियों की संख्या पिछले 10 साल में 10 गुना बढ़कर के लगभग 25,000 हो गई है। ये रिपोर्ट देखिए। थाने में बेटियां, सड़क पर बेटियां, कंट्रोल रूम में बेटियां, परेड ग्राउंड में बेटियां। बिहार पुलिस की बागडोर अब बेटियां संभाल रही हैं। ऐसा कोई पुलिस स्टेशन नहीं, ऐसा कोई दफ्तर नहीं जहां वर्दी वाली बेटियों की मौजूदगी नहीं। बेटियां पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर बिहार में लॉ एंड ऑर्डर संभाल रही हैं। एक वक्त था जब सीएम नीतीश कुमार की सरकार में आने से पहले बिहार पुलिस में बेटियों की संख्या ना के बराबर थी, और एक आज का वक्त है जब बिहार पुलिस में बेटियों की भरमार इतनी कि देश भर में उनके बराबर कोई नहीं है। ये बदलाव सीएम नीतीश के सुशासन काल में हुआ और ये बात बताने में मुख्यमंत्री कभी नहीं चूकते। पुलिस बल में जितनी महिलाएं अब बिहार में है, उतना प्रतिशत देश के किसी भी राज्य में नहीं है। पुलिस में उतनी महिलाएं, अब आप सोच सकते हैं। मैम धन्यवाद तो मैं बिल्कुल बिहार सरकार नीतीश कुमार को ही दूंगी। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की वजह से ही हमने जो भी यूनिफॉर्म हमें मिला है, मौका मिला है आगे बढ़ने का, उन्हीं को जाएगा ये चीज। पुलिस की वर्दी में खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही बेटियां देश भर में बिहार का गौरव बढ़ा रही हैं। फील्ड में अपराधियों के छक्के छुड़ाने से लेकर साइबर क्रिमिनल्स को हाईटेक तरीके से हैंडल भी कर रही हैं। एक्चुअली में देख पा रहे हैं कि हम कुछ तो कर रहे हैं, जो बैठे हुए भी फोन पे ही, फोन के साधन से ही हम बहुतों का मदद कुछ सेकेंड में कर रहे हैं। सेकेंड यानी 60 सेकेंड से भी कम में हम इवेंट करके भिजवा सकते हैं यहाँ पे। मेरे पापा को भी काफ़ी प्राउड फील होता है और वो एक अब ऐसा बोझ नहीं है काफ़ी वो, और अब वो ऐसा बोलते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं बेटा है। साल 2013 में
नीतीश सरकार ने आरक्षण नियमावली में बदलाव कर बिहार में बेटियों को बल दिया। बिहार पुलिस में महिलाओं को 35% आरक्षण है, जिसके कारण सिपाही बहाली में महिलाओं की संख्या 29% और दारोगा की भर्ती में महिलाओं की संख्या 18% तक पहुंच चुकी है। 2013 से लगातार बिहार सरकार की जो आरक्षण नियमावली है उसके तहत 35% महिलाओं को सरकारी सभी पुलिस की नौकरियों में हर स्तर पर रिजर्वेशन दिया गया है। नीतीश सरकार से पहले 2005 में बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या 1000 से भी कम थी। अब ग्राफ काफी तेजी से बढ़ा है। जनवरी 2005 में बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या 893 थी। 2010 में 1120 हुई। 35% आरक्षण मिलने से पहले 2013 में मात्र 2340 थी। रिजर्वेशन मिलते ही 2020 में ये संख्या 23,245 हो गई। 2022 में 19,790 और अगले साल 2023 में 24,295 और अब लगभग 25,000 महिलाएं बिहार पुलिस में शामिल हो चुकी हैं। अन्य राज्यों में जो है 21%, 11%, 16%, 14% आज हैं। सबसे ज़्यादा प्रतिशत अगर आप देखेंगे तो बिहार में 23% से ऊपर महिलाएं हमारी पुलिस बल में कार्यरत हैं। सबसे ताजा आंकड़े के मुताबिक 30 नवंबर 2024 तक 24,797 महिला पुलिसकर्मी हैं, जबकि पुरुष की संख्या 80,409 है। बिहार पुलिस सेवा में 13% और भारतीय पुलिस सेवा में 12.94% महिलाएं हैं। इससे ज्यादा बिहार में लगभग 1,05,000 पुलिस वालों में महिलाओं की संख्या करीब 24% है। सीएम नीतीश का मॉडल कई राज्यों के लिए मिसाल है, क्योंकि ये पूरे देश में किसी भी दूसरे राज्यों की तुलना में सबसे ज्यादा है। ये बिहार का ये जो मॉडल है वो पूरे देश के लिए एक नया नज़ीर बन के सामने आ रहा है। कई राज्य पुलिस ने हमसे कांटेक्ट किया है कि आप किस प्रकार से महिलाओं की इतनी भारी संख्या में तैनाती कर रहे हैं, रिक्रूटमेंट कर रहे हैं। एक वक्त था जब सड़क पर महिला पुलिस आपको नजर नहीं आती थी। एक आज का वक्त है जहां आपको हर जगह महिला पुलिस आराम से नजर आ जाएंगी। बिहार में वर्दी पहनने के मामले में हर चौथे स्थान पर बेटियां हैं। इसके पीछे परिवार और समाज के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वो सोच है जिसने इन्हें इस काबिल बनाया। बहुत बहुत धन्यवाद है। बिहार सरकार बहुत अच्छा काम किया जो महिलाओं को पुलिस में ली है। यहाँ सबसे अधिक जो महिलाओं की संख्या डिपार्टमेंट में जी बिहार में सबसे ज्यादा है मैम, और स्टेट की अपेक्षा यहाँ ज्यादा है। और बिहार सरकार बहुत अच्छा काम की है। ये बिहार सरकार की धन्यवाद है इसके लिए कि ये लड़की को निकाले बाहर और हम लोग को एक यूनिफॉर्म मिला वर्दी का, जो आज हम उसके सहारे बहुत कुछ कर सकते हैं। सीएम नीतीश की ही नीति है कि हर चौथी वर्दी में बेटी है। महज 893 से आज लगभग 25,000 का आंकड़ा छूने में बिहार की बेटियां मुख्यमंत्री की योगदान को सबसे अहम मानती हैं। नीतीश सरकार में हुए आरक्षण नियमावली में बदलाव के कारण आज बिहार वर्दी वाली बेटियों की संख्या में देश में सबसे अव्वल है। पहले वो बोझ थी, लेकिन अब पुलिस डिपार्टमेंट ज्वाइन करने के बाद वो बोझ नहीं है, बल्कि अपने पिता की बेटे के तौर पर अपनी भागीदारी निभा रही हैं। कैमरामैन अमित के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए।